ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है और जैसा कि हमने अपना रिएक्ट जो स्टार्ट किया हुआ है, तो उस पर आज हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट करना है लाइक द हेल्प ऑफ HTML CSS एंड ईच एंड एवरीथिंग हम उसमें ऐड करेंगे। देखते हैं कि रिएक्ट में किस तरह से प्रोजेक्ट बनाते हैं। अच्छा जी, ये हमारा फोल्डर है। पहले तो इसको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद लाइव करते हैं और देखते हैं कि लास्ट क्लास में हमने किस चीज़ों पे डिस्कशन की थी। ओके जी, आई थिंक सो लास्ट क्लास में हमने प्रॉपर देखा था कि किस तरह से आप अपने एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक फंक्शन में से, किस तरह इंपोर्ट कर सकते हैं और क्या आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं एक्सपोर्ट करने के और इंपोर्ट करने के। फिर आपकी CSS किस तरह से जो है आप यूज़ कर सकते हो अपने रिएक्ट में, अगर आपने इनलाइन CSS यूज़ करनी है, इंटरनल या एक्सटर्नल। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम ये काम कर रहे हैं, इसको जो हमारी कमांड है डायरेक्टरी चेंज करके लाइव कर रहे हैं सबसे पहले तो कुछ ये, और उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रोसेस हमारा होगा जी इसको लाइव करने का, npm run dev कुछ ये एंटर प्रेस करें और आपका ये जो प्रॉपर प्रोजेक्ट है ये लाइव हो जाएगा। तब तक हम जो है इसको थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या चीज़ें डिस्कस की थी। ओके जी, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अगर आपने कोई स्टाइलिंग फाइल बनानी है तो आप उसको यहाँ पे जिस तरह यूज़ करना चाहते हो तो आपको उसको यहाँ पे टॉप पे इस तरह इंपोर्ट करना होता है, इंपोर्ट स्टाइल डॉट CSS करके। और अब ये हम इसकी ज़रूरत नहीं है तो उसको हम रिमूव कर रहे हैं। इसने ज्वाइन किया है जी। सदाम हुसैन, आपने हैंड रेज़ किया हुआ है। जी मैम, मेरी एक क्यूरी थी, वो उससे आपको ना व्हाट्सएप पे शेयर भी किया था। कोई कॉल करानी थी, वो फ्रेंड नहीं आ रहा ना, क्या तो हुआ था? उस क्यों हवाले थी? से आपसे कोई पूछना था। इशू आ रहा था कोई? जी हाँ। क्या इशू आ रहा था? मैं जो कुछ लिख रहा हूँ मेन JSX में, तो वो कॉल नहीं कर रहा। क्या चीज़ कॉल नहीं हो रही? आपने इशू डिबग किया था? एरर। जी, मैंने आपको ना व्हाट्सएप पे शेयर किया था पर्सनल। आप जो है कोशिश करें कि पहले डिबग करें, इसके बाद एंड पे अगर कोई इशू आता है तो फिर जो है वो शेयर किया करें। कोशिश करें कि आप खुद से इतने कैपेबल हो जो कि आप अपनी इश्यूज रिजॉल्व करो, ठीक है। और मेरा ख्याल है कि रिकॉर्डिंग को अगर आप ठीक से फॉलो करोगे तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। होप सो कोई चीज़ आपने इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं की होगी, वो मैं आपको देख के बता देती हूँ। वेल, अभी हम आज की क्लास का टॉपिक पहले डिस्कस कर लें, उसके बाद फिर मैं आपके साथ वो बता दूँगी, ठीक है। अच्छा जी, ओके। यहाँ पे हमने इसको लाइव किया और कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश के साथ हम इसको जो है ओपन करें। अब हमारा जो है ये प्रॉपर लिंक ओपन होता है तो उसके बाद हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं इसकी। ओके जी, हमने लास्ट क्लास में कुछ ये काम किया था। हम देखते थे कि किस तरह से एक कंपोनेंट से आप मल्टीपल चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये आपकी एक ऐप डॉट JSX की फ़ाइल थी जिसमें हमने एक शर्ट का कंपोनेंट बनाया था और उसमें एक मल्टीपल जो है अपने एलिमेंट्स रखे थे, एक H1 का, P का एंड इमेज का। अब ये काम किस तरह से कर रहा था जी, आपके पास H1 P और इमेज जो है ये कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो रही थी आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे मसला ये है कि अगर मैं इस तरह से काम करती हूँ, अपने कंपोनेंट को मल्टीपल टाइम्स कॉल करवाती हूँ, तो इसमें आपकी मेमोरी और स्पेस दोनों चीज़ों का इशू आता है। दूसरी चीज़ ये कि इस तरह ये करना प्रेफरेबली ठीक तरीका नहीं होता। तो फिर किस तरह से हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स को यहाँ पे शो करवा सकते हैं और वो जो प्रोडक्ट्स हों हमारी, वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स डायनेमिक हों। लाइक वो ये इसमें तो अभी आप देखिए तो आपकी जो इमेजेस हैं और जो आपकी डेटा है वो सब में सेम है। बट आई वॉन्ट दिस कि आपकी जितनी भी इमेजेस हैं और मतलब यहाँ पे अगर फीमेल मुझे शर्ट शो करवानी है तो उसका डेटा फीमेल शर्ट शो हो, कुछ ये वाला काम। अच्छा, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ये काम करना है, इमेज एंड पे नहीं शो करवानी, मुझे इमेज जो है वो फर्स्ट पे शो करवानी है। तो इमेज को हटा के सबसे पहले शो करवा रही हूँ ताकि पहले इमेज दिखे, देन उसका डाटा जो है वो विजिबल हो। अच्छा जी, अब ये इसकी जो है हेरारिकी चेंज हो गई है। अब ये काम हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास अगर हम ऑब्जेक्ट्स पे जाएँ, मैंने आपको ऑब्जेक्ट्स पर आए हुए हैं, उन ऑब्जेक्ट्स पर जाके देखते हैं कि उसकी हेल्प से हम ये कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे जो ये शर्ट्स मैंने मल्टीपल टाइम कॉल करवाया, पहले तो उसको रिमूव करेंगे बिकॉज एक कंपोनेंट को हम एक टाइम ही कॉल कराते हैं ताकि मेमोरी में आपकी इशू ना हो। ओके, यहाँ तक आपका बाकी स्टूडेंट्स काम पे हैं भाई, नो वन इज़ इंटरेस्टेड। सिर्फ सदाम आपने लेक्चर ज्वाइन किया हुआ है आज का। मालूम नहीं मैम, अभी कोई जाहिद आए थे, वो भी लेफ्ट हो गए। ये तो बहुत गलत बात है ना, अगर बाकी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी बस। ऐसे तो मैं प्रॉपर अपना 1 आवर जो है वो टाइमिंग से निकाल के आप लोगों को दे रही हूँ और आप लोग इतने मसरूफ़ हैं कि आना पसंद नहीं कर रहे हैं।
देख लें, आप इसको सीख जी लें, आप और उसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में अगर इसी तरह स्ट्रेंथ रही तो मैं बस रिकॉर्डिंग शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। अच्छा जी, सही है। यहाँ पे आप लोगों का ये देख लिया हमने कि एक कंपोनेंट को हम वन टाइम कॉल करवाएंगे, बट आपकी जो आउटपुट है उसमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट जो है वो डिस्प्ले होगी। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम यहाँ पे जाके ना इसको थोड़ा सा हम सीक्वेंस में लेके आते हैं। हम कुछ यहाँ पे हेडिंग ऐड करते हैं, बिकॉज हम एक प्रोजेक्ट वर्किंग कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट में जाहिर सी बात है एक टॉप हेडिंग तो होती है हमारे पास। हेडिंग ऐड करते हैं और उसमें लिखते हैं जी शॉप विद अस। एक ई कॉमर्स टाइप हम अपना क्रिएट कर रहे हैं प्रोडक्ट, तो उसमें लिख देते हैं शॉप विद अस, कुछ ये। ओके जी, लेट्स सी क्या आपकी हेडिंग अपेयर है। एग्जैक्टली आपकी जो हेडिंग है वो विजिबल है आपकी स्क्रीन पे। अब नेक्स्ट क्या करना है, मैं इस पे जाहिर सी बात है कुछ स्टाइलिंग भी करूँगी। तो यहाँ पे हम इस शर्ट्स वाले प्रोजेक्ट को ऐसे ही कॉल नहीं करा रहे, इसको हम किसी पेरेंट में रैप करते हैं, क्योंकि मुझे हो सकता है कि इन पूरे के पूरे कंपोनेंट का कोई मेन पेरेंट चाहिए हो जिसकी स्टाइलिंग करनी हो। तो मैं यहाँ पे डिव जो है बनाती हूँ, डिव एलिमेंट, और उसको क्लास नेम जो है हम देते हैं मेन पेरेंट के नाम से क्लास दे देते हैं, MAIN मेन, PARENT पेरेंट, कुछ ये मेन पेरेंट के नाम से उसको क्लास देते हैं, और शर्ट वाला जो एलिमेंट है वो कॉल करवाते हैं। ये हायरार्की करने से कुछ ही होगा, आपकी आउटपुट तो सेम रहेगी, बट आप इसको ईजिली अब स्टाइलिंग में मैनेज कर सकते हो। अच्छा जी, अब हम चलते हैं और उसके आगे काम देखते हैं कि क्या मैं बात कर रही हूँ। हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि डेटा डायनेमिक हो, मतलब हर इमेज डिफरेंट हो, हर उसका जो कॉन्टेंट है वो डिफरेंट हो। अब अगर हम कंपोनेंट को एक ही बार से ज़्यादा टाइम कॉल करवाएंगे कुछ ये, तो इस तरह आपका डेटा डायनेमिक नहीं होगा, आपका डेटा जो है वो सेम दिखेगा और आपकी स्पेस भी ज़ाया जाएगी। तो ये वाला काम हम नहीं कर सकते। फिर हम कैसे करते हैं, अगर हमने पर वापस जाएँ थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट की क्लासेस में, तो आपको ऑब्जेक्ट्स पर आए थे। अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे एक प्रोडक्ट वन के नाम से ऑब्जेक्ट बना लूँ, लाइक प्रोडक्ट वन इक्वल्स टू कुछ, यहाँ पे आप इस तरह से अपने ऑब्जेक्ट्स बनाते हो। ये आपने ऑब्जेक्ट बनाया IMG का टैग, और मैं इसमें कुछ की वैल्यू पेयर्स में ये काम कर रही हूँ कि इमेजेस को ऐसे पास नहीं कर रही SRC में, यहाँ से कट कर रहे हैं इसको इसको कंट्रोल X करो और IMG में यहाँ पे पास कर दो। मतलब पहला जो आपका ऑब्जेक्ट है वो इमेज का कर दो आप, देन नेक्स्ट ऑब्जेक्ट अपना प्राइस का कर दो, और इसमें आप इसको प्राइस बता दो कि कितनी प्राइस होनी चाहिए आपकी इस प्रोडक्ट की। $3 प्राइस है आपकी इस शर्ट की, कुछ यहाँ पे इस तरह। उसके बाद जो तीसरी चीज़ हमने ऐड की हुई है वो हमने कैटेगरी ऐड किया है कि इधर ये मेल की है या फीमेल की है। कुछ सेम हम वही की वैल्यू पर इसमें भी ऐड करते हैं और कहते हैं कि पहला जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट वन वो मेल शर्ट है, क्योंकि उसमें जो इमेज हमने ऐड किया वो भी मेल की है। अब यहाँ पे हमें डाटा इस तरह पास करने की ज़रूरत नहीं है, ये फॉर्म में करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से इसको हटा रही हूँ। तो हमने डाटा लिखा हुआ है कुछ। अब आपने क्या करना है, आपने ऑब्जेक्ट में डाटा सारा स्टोर करवा लिया अपना। ऑब्जेक्ट इज़ अ टाइप ऑफ जावास्क्रिप्ट। आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट में डाटा टाइप आती है, जो आप जब जावास्क्रिप्ट पढ़ते हो तो आपकी नॉन प्रिमिटिव में आता है ये। अब हमने क्या किया है, एक प्रोडक्ट बनाया, उसमें इमेज का एड्रेस रख दिया है, आपकी प्राइस का पूरा डाटा रख दिया और कैटेगरी रख दी है। अब आप इसको शो कैसे करोगे HTML में? शो जब आपने करना है तो आप यहाँ पे शो करते हो कैसे? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब आपने अपनी HTML में जावास्क्रिप्ट को यूज़ करना है तो आपको एक कर्ली पैरेंथेसिस यूज़ करने पड़ते हैं। अब ये हमारे IMG का टैग, ये HTML का पार्ट है, इसमें मैंने ऑब्जेक्ट यूज़ करना है जो कि हमारे पास यहाँ पे ये प्रोडक्ट वन है। तो यहाँ पे आप इसको कैसे करोगे, कर्ली पैरेंथेसिस यूज़ करोगे। और आपको पता है कि कैसे वैल्यूज़ गेट करते हैं हम। प्रोडक्ट वन का जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसमें से हमें क्या यहाँ पे प्रिंट कराना है, IMG मीन्स इमेज। इमेज में क्या चीज़ सेव है, ये URL सेव है जहाँ से आपकी नेट से इमेज आ रही थी। लेट्स सी कि इमेज अप्लाई है, एग्जैक्टली आपके पेज पे इमेज जो है वो अप्लाई है। ठीक है, इस तरह आप इमेज अप्लाई करोगे। अब नेक्स्ट आपने क्या काम करना है, नेक्स्ट अब दूसरी चीज़ों पे वर्किंग करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है प्राइस और कैटेगरी, तो आप कैसे शो कर सकते हैं, यहाँ पे H1 का एक टैग है। अब दोबारा हमें जावास्क्रिप्ट को यूज़ करना है, बिकॉज वो सब चीज़ें जो हमने ऐड की हैं वो हमने एक ऑब्जेक्ट में ऐड किए हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, प्रोडक्ट वन डॉट प्राइस, और जो आपकी P का टैग है इसमें आप कैटेगरी शो कर दो। दोबारा आपकी कर्ली पैरेंथेसिस आएंगे, प्रोडक्ट वन डॉट कैटेगरी कुछ ही है। अब देखें, आपकी प्राइस भी विजिबल है, कैटेगरी भी विजिबल है और इमेज भी विजिबल है। अब ये काम तो आपने कर लिया। अगर आपको कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाना है तो फिर अब आप ये क्या करोगे, उसके लिए दूसरा ऑब्जेक्ट बनाओगे। कैसे, लेट प्रोडक्ट टू के नाम से बना लो। प्रोडक्ट वन है तो इसको हम टू कर लेंगे कुछ ये। प्रोडक्ट टू के नाम से दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसमें हमारी दूसरी प्रोडक्ट होगी, और मैं इसी को कॉपी करती हूँ, उसको हम बाद में चेंज कर लेंगे। कंट्रोल C कंट्रोल V, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये इस टाइम पे फीमेल की शर्ट है, फीमेल शर्ट, और इसकी जो प्राइस है वो हम कर देते हैं जी $5 कुछ ये। डाटा हमारा चेंज हो गया। यहाँ पे जाओ आप इमेज भी चेंज कर दो इसकी,
इमेजेस ऑफ शर्ट्स। ओके जी, यहाँ से हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। ओपन करें जी इसको एक बार, राइट क्लिक करें, कॉपी इमेज एड्रेस करें और इसको आप पेस्ट कर दें आपकी जो ये वाला प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट 2, क्योंकि दूसरे प्रोडक्ट में हमने बाकी सारा डाटा चेंज किया है, इमेज को चेंज नहीं किया, इसमें मैं ये एड्रेस पेस्ट करूँ। अब आपके पास अभी तक यहाँ पे सिर्फ आपके पेज पे प्रोडक्ट 1 का ही डाटा जो है, उसकी इमेज, प्राइस और ये चीज़ें विजिबल होंगी, बट बाकी चीज़ें विजिबल नहीं होंगी बिकॉज अभी आपने जो रेंडरेशन करवाई है अपनी HTML में, वो सिर्फ आपने करवाई है प्रोडक्ट 1 की, ये चीज़ कुछ है। तो अगर आपने प्रोडक्ट 2 की करवानी है तो आपको क्या करना होगा, दोबारा IMG का टैग, इसमें यहाँ पे कर्ली पैरेंथेसिस, क्योंकि आप दोबारा से जावास्क्रिप्ट में से इमेज गेट कर रहे हैं, प्रोडक्ट 2 डॉट इमेज। अब ये प्रोडक्ट 2 हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट है और इसमें से डॉट, अगर ऑब्जेक्ट में से कोई वैल्यू गेट करनी होती है तो डॉट लगा के करते हैं, डॉट लगा के इमेज की वैल्यू को गेट कर लिया और ऑल्ट में आप यहाँ पे लिख दो नॉट फाउंड कुछ। उसके बाद आपको दोबारा से H1 का टैग यूज़ करना है और उसमें आपने दोबारा कर्ली पैरेंथेसिस लगाने और लिखने हैं जी प्रोडक्ट 2 डॉट, अब आप इसकी प्राइस भी मेंशन करना चाह रहे हो और P का टैग ऐड करो, देन प्रोडक्ट 2 डॉट कैटेगरी कुछ ये। अब ये काम किया, लेट्स सी कि क्या प्रोडक्ट 2 विजिबल है हमारी स्क्रीन पे, एग्जैक्टली आपको जो दूसरी प्रोडक्ट है वो भी विजिबल है, उसकी प्राइस, ये सब चीज़ें। अब इस तरह करने से हमारे पास क्या हो रहा है, हमारा डाटा जो है वो डायनेमिक तो हो रहा है, लेकिन अगर हमारी वेबसाइट पे 100 प्रोडक्ट्स हैं तो मुझे क्या 100 टाइम हर प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तो फिर मुझे रिएक्ट यूज़ करने की क्या ज़रूरत है। मैं तो HTML में भी इस तरह 100 टाइम कार्ड्स बना के काम कर सकती थी, फिर ये ऑब्जेक्ट्स क्यों बनाया यहाँ पे मैंने, मैं इसी तरह यहाँ पे करूँ कि 100 टाइम कर लूँ, सारा काम हो जाए हमारा। इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए अब हमारे पास जो एडवांस मेथड होता है वो होता है मैपिंग का मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आप लोगों का जावास्क्रिप्ट का। अब ये मैपिंग का मेथड क्या करते हैं, इस पर वर्किंग स्टार्ट करते हैं। अब हम प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, हम एक एरे बनाएंगे, बिकॉज जो मैप का मेथड है वो एरे पे वर्किंग करता है। यहाँ पे मैं एक एरे बना रही हूँ, लेट डेटा के नाम से एक एरे बना लेते हैं, लेट डेटा इक्वल्स टू कुछ। अब आपको पता है कि एरे में आप सेम वैल्यूज़ भी सेव करवा सकते हो, मल्टीपल, और डिफरेंट वैल्यूज़, डिफरेंट डेटा टाइप्स की भी मल्टीपल वैल्यू सेव करवा सकते हो, और ऑब्जेक्ट भी एक डेटा टाइप है। तो मैं यही जो है पहला ऑब्जेक्ट जिसमें हमारी पहली प्रोडक्ट है, यहाँ से कर्ली पैरेंथेसिस से इसको कट कर रही हूँ कुछ शेप और इसको मैं पेस्ट करी एज एन फर्स्ट प्रोडक्ट, मतलब कि ये आपकी 0 इंडेक्स में ये पहला का पहला पूरा एक ऑब्जेक्ट रख रही हूँ। उसके बाद कॉमा लगाएंगे क्योंकि हमें पता है कि कोई और वैल्यू ऐड करनी होती है, तो कॉमा से हम उसको फिर नेक्स्ट करते हैं। दूसरी जो प्रोडक्ट है इसको भी हम यहाँ से कट करेंगे और इसको भी हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे कुछ ये। अब आप यहाँ से जो आपने लेट प्रोडक्ट करके 2 वेरिएबल्स बनाए, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको रिमूव कर दो कुछ। अब क्या काम हो रहा है जी, एक आपकी एरे है डेटा के नाम से, उस एरे में आपने 2 ऑब्जेक्ट सेव करवाए हैं, ऑब्जेक्ट 1 जो आपकी पहली इमेज के लिए और ऑब्जेक्ट 2 जो आपकी दूसरी इमेज के लिए। अब आप यहाँ पे जाओ, आपकी स्क्रीन पे कुछ भी विजिबल नहीं है, इट मीन्स कि कोई एरर है। एरर क्या है, आप लोग कंसोल में ओपन करके इसको रीड करें। और दूसरी चीज़ ये कि अब आपने यहाँ पे ये ऐप वाले फंक्शन को मैं क्लोज कर रही हूँ, ये जो आपका शर्ट्स वाला फंक्शन है इसमें डाटा इस तरह से प्रिंट नहीं करवाना, क्योंकि अब डाटा किस तरह से प्रिंट करना है उस पर चलते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ से पूरे की पूरी रिटर्न को कॉपी कट करके रिमूव करने लगे हैं, किस तरह से डाटा प्रिंट करना है। हम रिटर्न का एक फंक्शन रिटर्न करेंगे क्योंकि हमें रिटर्न फंक्शन करता है, कुछ वैल्यूज़ को रिटर्न करेगा आपका ये। अच्छा जी, इसके बाद अब मैं एक पेरेंट बना रही हूँ, बिकॉज हमारे पास जो है पूरा का पूरा जो मल्टीपल चीज़ें रिटर्न करनी होती है, इसलिए मैंने एक पेरेंट बना दी। अब आप यहाँ पे मैपिंग का फंक्शन यूज़ करके अपने डाटा को डायनेमिकली प्रिंट कर रहे हो शॉर्ट वैल्यूज़ में। किस तरह से, आपने अपनी जावास्क्रिप्ट, जो मैपिंग है वो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, और आपने अपनी इस फंक्शन में, रिटर्न फंक्शन में, रिटर्न के बाद मैंने बताया था HTML यूज़ करनी है। अगर हमें जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी होती है तो हम कर्ली पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं। तो अब जो मैंने अभी बताया कि मैपिंग जो है वो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, तो फिर मुझे वो यूज़ भी करना है, इसलिए मैं कर्ली पैरेंथेसिस यूज़ कर रही हूँ। वो पूछेगा कि किस एरे पे आपने मैपिंग करनी है। मैं बताऊँगी ये जो मैंने डाटा वाली एरे बनाई है इस पर मुझे मैपिंग करनी है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगी और लिखूँगी क्या नेम, कि आपकी स्पेलिंग सेम होने चाहिए, इसका सेंटेक्स ध्यान से रखना है। इस कर्ली पैरेंथेसिस में मैं लिखूँगी डाटा, डी कैपिटल है कुछ ये। डाटा पे क्या करना है, आपने डॉट मैप का एक फंक्शन लगाना है। डॉट मैप का एक फंक्शन जब आप लगाओगे तो ये एक फंक्शन है, आपको पता है फंक्शन के साथ फिर आपको स्मॉल पैरेंथेसिस भी यूज़ करने पड़ते हैं। इन स्मॉल पैरेंथेसिस में फिर आप एक और बार स्मॉल पैरेंथेसिस लगाते हो और इसमें कोई भी वेरिएबल पास करते हो, आपकी मर्जी है कोई भी नाम रख दो इसमें। मैं इसमें डाटा चेंज नाम से रख लेती हूँ वेरिएबल, डाटा चेंज कुछ। आपने ये वेरिएबल रखना है, उसके बाद इस पैरेंथेसिस से बाहर निकलना है और उसको एक एरो फंक्शन बनाना है कुछ इस तरह से।
एरर फंक्शन बनाया, इसको हमने रीज़न देखी है एरर फंक्शन क्या काम करता है। अब आपने वैल्यूज़ रिटर्न करनी है, कुछ किया। अब ये मैपिंग भी कुछ रिटर्न करिए, क्या रिटर्न करिए जी, एक डिव रिटर्न करिए कुछ ये। अब डिव को हम जो है ना प्रॉपर टैग से फॉर्म में लिखते हैं कुछ ये। अब ये जो मैपिंग है ये एक डिव रिटर्न कर रही है। क्यों डिव यहाँ पे यूज़ किया, क्योंकि मुझे इमेज भी चाहिए, प्राइस भी चाहिए, कैटेगरी भी चाहिए, तीनों चीज़ें चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे डिव का एक पेरेंट बनाया। और इसको कुछ क्लास भी दे देते हैं ताकि स्टाइलिंग में फिर हमारे पास मसला ना, और हम इसको कार्ड्स की लुक देंगे तो कार्ड्स की क्लास दे देते हैं। ओके जी, सबसे पहले क्या चीज़ रिटर्न करेगा, ये इमेज रिटर्न करेगा एक कुछ ये। और उसके बाद फिर हमने क्या यूज़ किया था जी, H4 का आई थिंक सो टैग यूज़ कर रहे थे कुछ ये, और देन एक P का टैग कुछ ये। अब आपने डाटा किस तरह से शो करवाना है, स्टिल आपने डाटा जो शो करवाना है मैपिंग में वो आपने कर्ली पैरेंथेसिस में शो करवाना है, बिकॉज मैपिंग जो है वो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। हम क्या करेंगे, ये जो डाटा चेंज वाला हमने एक वेरिएबल बनाया है इसको भी यूज़ करेंगे, डाटा चेंज को यूज़ करेंगे। और इसमें से हमें क्या प्रिंट करवाना है जी, सबसे पहले इमेज, और दूसरे नंबर पे हमें क्या प्रिंट कराना है, डाटा चेंज डॉट आपकी आई थिंक सो इसमें प्राइस आ रही थी, और तीसरे में आपने प्रिंट करवाना है डाटा चेंज डॉट कैटेगरी कुछ ये। लेट्स सी कि आपके पास अब दोनों इमेजेस विजिबल हैं, क्या विजिबल है, देखिए आपकी आउटपुट विजिबल है और इस टाइम पे आपकी दोनों इमेजेस डायनेमिक है। अब ये क्या काम किया इस पर तो हम बाद में चलते हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं एक और प्रोडक्ट बना लूँ, लाइक एक तीसरी प्रोडक्ट बनाते हैं हम, जो इसमें आप एक और इमेज रख लो, IMG का टैग, और इसमें जो इमेज है ना वो हम कोई और रख लेते हैं। इस टाइम पे यहाँ पे जाएं और इस टाइम पे हम इमेज चूज़ कर लेते हैं जी, विच वन, ओके इस टाइम पे ये वाली कर लेते हैं। इसको ओपन करें, राइट क्लिक करें, कॉपी इमेज एड्रेस करें, और यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दें कुछ इस तरह से। और नेक्स्ट में आप इसी को कॉपी करेंगे और इसको चेंज कर देंगे, Ctrl+C, Ctrl+V, और इस टाइम पे हम इसकी कैटेगरी जो प्राइस है वो 6 करें। अब आपकी तीनों इमेजेस डिफरेंट हैं, तीनों कैटेगरी डेटा डिफरेंट है, और आप सिर्फ यहाँ पे मैपिंग को यूज़ करते हुए अपनी सारी की सारी इमेजेस को डिस्प्ले कर रहे हो कुछ ये। पहली इमेज उसका डिफरेंट डाटा, दूसरी इमेज उसका डिफरेंट डाटा, तीसरी इमेज और उसका डिफरेंट डाटा। अब मैपिंग बेसिकली करता क्या है, मैपिंग एक डुप्लीकेट एरे बनाता है। ये आपके पास एक HOC हायर ऑर्डर कंपोनेंट फंक्शन है। आप लोगों को जो मैंने बताया था कि जब आप काम कर रहे थे उस पर अपने लूप्स पे, तो हमारा लास्ट वैल्यू को वो प्रिंट करा था प्रोडक्ट्स आर शूज़ या पता नहीं वॉचेस करके कुछ था उस टाइम पे। तो वो क्या होता है, लूप्स की लिमिटेशन आती है, उस लिमिटेशन को कम किया जाता है मैपिंग फंक्शन के साथ, जो कि जावास्क्रिप्ट का पार्ट होता है। ये एक हायर ऑर्डर कंपोनेंट है। ये क्या करता है, आपकी एरे पे वर्किंग करता है। मैपिंग आप ऑब्जेक्ट्स पे नहीं कर सकते, आप एरे पे मैपिंग करते हो। ये आपकी एरेस पे वर्किंग करता है और आपकी एरे की एक डुप्लीकेट कॉपी बनाता है। डुप्लीकेट कॉपी मतलब ये बनाता है कि अभी आपकी जो मेन एरे है ना वो है डाटा के नाम से। अब ये डाटा वाली एरे को चेंज नहीं करता, ये इसकी कॉपी बनाता है। कॉपी किस नाम से बनाएगा, अब उसको कोई वेरिएबल तो चाहिए होता है, तो वो जो नाम हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं उस नाम से ये कॉपी बनाता है उस एरे की। इसीलिए आप देखो कि मैं जब इस पर माउस होवर कर रही हूँ तो आपके पास वही 3 चीज़ें आ रही हैं जो आपकी डाटा वाली एरे में है। अब आप यहाँ पे फिर जब इसको डाटा को प्रेजेंट करते हो तो आप डाटा चेंज को यूज़ नहीं कर डाटा को यूज़ नहीं करते, डाटा चेंज वाली डुप्लीकेट एरे को यूज़ करते हो। तो ये मैपिंग कुछ इस तरह काम करता है। अब आप चाहे 100 प्रोडक्ट्स बना लो, चाहे 200 प्रोडक्ट्स बना लो, ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सिर्फ इतने से मैपिंग के स्ट्रक्चर के साथ 0 से लेके एंड तक जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी उनको शो करवा देगा। जी क्लियर है यहाँ तक? जी सदाम। नहीं, जो लास्ट आपने इमेज लगाई है सदाम उसका आपकी कोड वॉइस दिखाना काफ़ी जरा। लो है, आई कांट हियर यू प्रॉपर्ली। आवाज़ आ रही है अभी? हाँ थोड़ा सा लाउडली बोलें। जी, आपने जो लास्ट इमेज लगाई है थोड़ा वो शो कराना है, उसका उसका कोड थोड़ा शो कराइएगा मैम। जी अच्छा, ये हमारी लास्ट प्रोडक्ट जो हमने बनाई है, ये तीसरी प्रोडक्ट है, और यहाँ पे हम उसी को उन्हीं जहाँ पे काम करके शो करवा रहे हैं, उसमें हमने दोबारा न्यू तरीके से नहीं किया। अच्छा मैम, ये जो आपने डिव क्लास नेम का कार्ड्स के नाम से जो लगाया है ना, तो इसमें वो पिक्चर बड़ी क्यों आ रही है, या क्योंकि उसकी साइज़ बड़ी है इसलिए? हाँ उसका साइजिंग जो इंक्रीज़ है, आपको याद होगा जब मैंने आपको HTML में करवाया था तो हर इमेज का डिफरेंट साइज़ होता है और हाइट होती है, तो यहाँ पे भी इनकी डिफरेंट साइज़, हाइट एंड वेट डिफरेंट है। अभी हमने इसकी स्टाइलिंग नहीं की, इसलिए जो इसका रियल साइज़ है वही प्ले हो रहा है। अभी जस्ट हमने इसको क्लास दिया है कि हम इसको स्टाइलिंग करेंगे तो तब इन क्लासेस को यूज़ कर लेंगे। अच्छा, और मैम दूसरी बात ये है कि इस कार्ड्स की जगह पे हम इमेजेस या कुछ और भी लिख सकते हैं हाँ ना? हाँ कुछ भी लिख सकते हैं आप, क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हो।
कार्ड्स की जगह पे भी आप कुछ लिख सकते हो, ये जो डेटा चेंज लिखे है इसमें भी आप कुछ मर्जी लिख सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है इसमें। चलो ठीक है, ठीक है। ओके मैम। और आपकी ये जो एरे है इसका नेम, ये डेटा, आप इसका भी नेम कुछ भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। अच्छा, बट ये करने का ओके प्रोसेस क्या होता है कि पहले आप देख रहे थे अगर आपको डाटा डायनेमिकली प्रिंट करवाना था, मतलब डिफरेंट इमेजेस, ये सब चीज़ें डिफरेंट चाहिए थी, तो आपको हर टाइम जो है वो H4 का टैग, इमेज का टैग और P का टैग यूज़ करना पड़ रहा था। तो आपको फिर वो समझने के लिए काम कितना लेंथी हो रहा था कि आपने अगर डिफरेंट 100 इमेजेस हैं, अगर आपके पास 100 प्रोडक्ट्स हैं, तो आपको एटलीस्ट 300 लाइन्स में सिर्फ उसको प्रिंट ही करवाना था। तो अभी अगर आपके पास 100,000 2000 कितनी भी प्रोडक्ट्स हों, सिर्फ ये वाला जो आपने काम किया है ये आपकी सारी की सारी प्रोडक्ट्स को शो करवा देगा। तो हमने क्या किया जी, जी। हमने जी जी ये डेटा मैप समझ आ गया मैम, इस मैप में हम जो चीज़ चाहें आराम से रख सकते हैं। हम्म आपने एरे अपनी प्रोडक्ट्स बनानी होती है, प्रोडक्ट्स की एरे बनानी होती है, और वो एरे आपके इसलिए काम करती है कि आप अपना डाटा जो है उसको शो करवा लो। जी मैम। ठीक है, चलें जी, अब यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, अब इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग करके देख लेते हैं कि किस तरह से इसकी स्टाइलिंग ऐड की जाएगी। तो अब यहाँ पे हमने स्टाइल डॉट CSS की फ़ाइल तो बनाई हुई है, इसको हम रिमूव करते हैं और यहाँ पे चल के इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग पे वर्किंग करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है यूनिवर्सल सिलेक्टर आपने यूज़ करना होता है, उसमें हम क्या कर देते हैं, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, कुछ ये इतना काम करेंगे। अभी आपकी स्टाइलिंग अप्लाई नहीं होगी बिकॉज आपको इस फाइल में इसको ऐड करना है। तो यहाँ पे हम टॉप पे चलते हैं और इसको ऐड करते हैं। किस तरह से, इंपोर्ट करो, इंपोर्ट कर रहे हैं जी हम अपनी स्टाइल डॉट CSS वाली फ़ाइल को। तो यहाँ पे जाएं और इसको इंपोर्ट करें, स्टाइल डॉट CSS, कुछ ये जाएँ, देखें कि क्या आपका मार्जिन 0 हो गया एग्जैक्टली। अब आप देखें कि प्रॉपर स्पेसेस रिमूव हो गए, इट मीन्स कि आपकी स्टाइलिंग अप्लाई होगी। हम ये काम करते हैं कि इसको प्रोडक्ट्स की लुक देते हैं, जो आपकी शॉप विद अस की हेडिंग है इसको सेंटर में लेके आते हैं। वो हम कैसे लेके आएंगे, स्टाइल डॉट CSS में जाते हैं और H1 को हमने यूज़ किया है, H1 के टैग को टारगेट करते हैं और उसमें हम टारगेट करने के बाद क्या लिखते हैं जी, आपकी टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं। टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दो और वो ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा, कुछ इस तरह से। टेक्स्ट लाइन सेंटर करने के बाद हम कुछ ये काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मार्जिन देते हैं टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से, ताकि वो चीज़ें आपस में एडजस्ट ना करें। ओके जी, मार्जिन दे दो आप इसको 10 पिक्सल्स का, कुछ ये, और ओके हो जाएगा काम। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक बार क्लासेस मेक श्योर कर लेते हैं कौन कौन सी हैं हमारे पास, ताकि हम भूल ना जाएँ। एक कार्ड्स की क्लास है और इसको हमने पेरेंट भी कुछ दिया थी, मेन पेरेंट। ओके, कार्ड्स एंड मेन पेरेंट जो है इन पे हमने स्टाइलिंग करनी है। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं मेन पेरेंट की क्लास को टारगेट कर रही हूँ, उसका डिस्प्ले ग्रिड करी, क्योंकि हमने जो है ना डिस्प्ले फ्लेक्स भी देखा हुआ है, डिस्प्ले ग्रिड भी देखा हुआ है। हम वहाँ से जाके ना इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि स्पेलिंग में कोई मसला ना हो। Ctrl+C एंड यहाँ पे आप इसको ऐड कर दें Ctrl+V। सबसे पहले आप इसका डिस्प्ले ग्रिड करें, डिस्प्ले ग्रिड। अगर डिस्प्ले ग्रिड करने के बाद हम यहाँ पे प्लेस आइटम सेंटर करेंगे। अब ये आपकी प्रॉपर्टी होती है ग्रिड बॉक्स की, जैसे उसका होता है ना जस्टिफाई कंटेंट आइटम सेंटर, वैसे यहाँ पे हम यूज़ करते हैं प्लेस आइटम सेंटर के नाम से। तो सेंटर कुछ ये, अब आप जाके इसकी आउटपुट देखें तो ये आपकी सारी की सारी जो एलिमेंट्स हैं वो सेंटराइज हो गए। पहले सारे किस तरह थे, अगर आप प्लेस आइटम सेंटर नहीं कर रहे थे तो सारे के सारे लेफ्ट लाइन थे, कुछ ये बिल्कुल लेफ्ट थे। तो सेंटर करने का पर्पज़ क्या हुआ कि वो ऑटोमेटिकली आपके पेज के हिसाब से उसको सेंटराइज कर दें। सारी आइटम्स जो हैं जितने चाइल्ड हैं वो सारे सेंटराइज्ड हो गए। अब चलते हैं और इस पर वर्किंग करते हैं। और हम क्या काम करते हैं, अब हम कार्ड्स पे वर्किंग स्टार्ट करते हैं। इस पेरेंट को इतना ही देंगे, डॉट कार्ड्स की जो हमारी क्लास है, कार्ड्स की क्लास जो है उसको हम क्या करें, उसको भी डिस्प्ले ग्रिड करते हैं। बिकॉज कार्ड में जो चीज़ें हैं ना सारी की सारी, ये जो तीनों चीज़ें हैं इसको भी मुझे ग्रिड में लेके आना है, और प्लेस आइटम सेंटर कर दूँगी तो ये भी सेंटर में आ जाएंगे एक एक कार्ड की। डॉट कार्ड्स मीन ये वाला जो एक सेक्शन है पूरा, एक इमेज और उसका कॉन्टेंट, एक कार्ड ये कार्ड। तो इस पर हम स्टाइलिंग भी देखें, सब पे अप्लाई हो जाएगी, ये फ़ायदा होता है रिएक्ट का। डिस्प्ले ग्रिड करते हैं, इसका भी डिस्प्ले ग्रिड करो और इसकी भी प्लेस आइटम सेंटर करो, ताकि ये सब चीज़ें भी ऑटोमेटिकली आपके पास सेंटर में आ जाए। सेंटर कुछ ये, अब आप इसकी आउटपुट चेक कर लो क्या सेंटर में है एग्जैक्टली। अब आपकी वो जो प्राइस टैग है और जो कैटेगरी है वो भी सेंटर में आ गई है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको थोड़ा सा कुछ बॉर्डर दे देते हैं ताकि आपको विजिबल हो कि एक कार्ड कितनी स्पेस कवर कर रहा है। तो बॉर्डर को टारगेट करो और 2 पिक्सल्स का एक सॉलिड बॉर्डर ऐड करते हैं। इसमें मैं ऐड कर लेती हूँ ग्रे कलर का एक बॉर्डर, कुछ ये, और लेट्स सी कि किस तरह से विजिबल है। ये आपके पास बॉर्डर विजिबल है। अभी हमें स्टाइलिंग पे वर्किंग करनी है बिकॉज वो आपके कार्ड्स ने जितना कंटेंट कवर किया हुआ है ना उसके इर्द गिर्द ही बॉर्डर अप्लाई करा है कुछ है। तो इस बॉर्डर के साथ हम यहाँ पे चलते हैं। अब हम क्या काम करते हैं, डॉट कार्ड्स में जो IMG का टैग है, इमेज को सेट करने की कोशिश कर लेते हैं थोड़ा सा।
डॉट कार्ड्स में जो इमेज का टैग है उसको अगर हम विड्थ देते हैं 100%, आप लोगों को मैंने उसमें भी करवाया था जब हम नया बार बना रहे थे, वही सेम काम करें 100% की विड्थ दें तो देखेंगे कितनी कवर कर रहा है। ओके जी, यहाँ तक ओके हो गया, आपकी इसने इतना काम कर लिया। अब हमें ये चीज़ तब तक वर्किंग में सही से नहीं दिखेगी जब तक हम अपने इस जो कार्ड्स है इसको स्पेसिफिकली कोई विड्थ नहीं देंगे। तो हमें पेरेंट कार्ड्स को भी स्पेसिफिकली कुछ विड्थ देनी है ताकि वो उसकी पेरेंट की विड्थ इनहेरिट करे ना, जो इमेज होता है हमारा। तो इस पर हम चलते हैं और उसको भी कुछ विड्थ दे देते हैं पिक्सल्स में, लाइक 300 पिक्सल्स ओके रहेगा। लेट्स सी कि क्या आउटपुट है। ओके जी, अब देखिए ये आपकी जो विजिबल हुई है ये दिख रही है कुछ इस तरह से रही है कि सब इमेजेस जो है आपकी अब ऑक्यूपाइड हो गई, बड़ी हो गई, और जिस हिसाब से पूरी आ रही है वो दिख भी रही है। ये इमेज कितनी बड़ी थी, अब इसने भी 300 पिक्सल्स में उसको एडजस्ट कर लिया। ये छोटी थी तो ये एडजस्ट आउट हो गई। ओके जी, अब हमें क्या काम करना है, अब हम यहाँ पे चल के थोड़ा सा इसको ज़रा फ्लेक्स बॉक्स पे वर्किंग स्टार्ट कर लेते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस पे कर लेते हैं मीडिया क्यूरीज की हेल्प से। अब आप कहो कि मीडिया क्यूरीज यूज़ करो यहाँ पे, और जो है मैं मिनिमम स्क्रीन में यूज़ कर रही हूँ बिकॉज मैक्सिमम वेट हमने यूज़ किया हुआ है और मिनिमम वेट का भी हमें आइडिया है। मैं कहती हूँ जो मिनिमम वेट है इसकी होप सो जो है ना डिस्टर्बिंग हो जाएगी 750 के बाद से ही है। ये 1100 होती है ना, तो 750 के बाद से वो चेंज हो जाती है। 750 पिक्सल जो है आपकी जब मिनिमम स्क्रीन यहाँ तक पहुँचे तो फिर आप क्या काम करो जी, आप ये काम करो, आप डॉट मेन पेरेंट की क्लास को टारगेट कर लो, और डॉट मेन पेरेंट की क्लास को टारगेट करने के बाद डिस्प्ले ग्रिड तो करना ही है हमने उसका। डिस्प्ले ग्रिड मतलब ये कर रही हूँ कि अब मैं जो चाहूँगी कि स्मॉल स्क्रीन पे जिस तरह दिख रहा है इस तरह दिखे कॉलम्स में, लेकिन अभी हम इसको मेन जो हमारी लार्जर स्क्रीन है उसमें हम इसको रो में ले आए। तो ये काम कर रहे हैं हम ग्रिड बॉक्स की हेल्प से। और इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, टेम्पलेट कॉलम्स वाला जो मैंने आपको फुटर में करवाया था वो यूज़ कर रही हूँ। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स करो, रिपीट करो कितने कॉलम्स चाहिए, वी वांट 3 कॉलम्स मिनिमम, और मैक्सिमम जो है वो आप 1 FR के साथ दे दो कुछ, ये बस ये। लेट्स सी क्या विजिबल है एग्जैक्टली। अब यहाँ पे आपका काम ओके हो गया, ये सब इमेजेस जो है इस हिसाब से एडजस्ट आउट हो गई हैं। अगर आप लोगों को इसकी साइजिंग से मसला हो रहा है तो हाइट वगैरह भी दे दो। वेल यहाँ पे हम थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस ऐड कर देते हैं ताकि आपके पास जो है ये देखने में कुछ ठीक लगे। जो कार्ड है उसमें आप थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस ऐड करो, कितना 20 पिक्सल्स का ऐड कर दो। और आपको मैंने शेडो कराया हुआ है स्टूडेंट्स, वी हैव डन विद द शेडो, हमने शेडो किया हुआ है। यस यस। किया हुआ है ना, कैसे ऐड करते हैं शेडो, बॉक्स शेडो लगा के। एग्जैक्टली हम वही काम कर लेते हैं, बॉक्स शेडो यूज़ करते हैं और 2 पिक्सल्स पे कर लो, 3 पिक्सल्स और 7 पिक्सल्स पे इसको स्प्रेड कर लेते हैं। और कलर इसको जो है ना हम यहाँ पे ये यूज़ कर लेते हैं, कुछ ये वाला, दोनों कलर सेम हो जाएंगे। लेट्स सी क्या दिखता है यहाँ पे। ओके जी, ये कुछ अब आपको डायनेमिक लुक दे रहा है। और मैं इमेज को अगर थोड़ा सा कम कर दूँ 100% की बजाय, अगर हम इसको अगर चेक करें कि ये 80% में कैसा दिख रहा है, ये कार्ड की विड्थ ठीक है, अब ये ठीक लग रहा है। और मैं कार्ड की जो विड्थ है इसको करी हूँ जी, आप कार्ड की विड्थ कर दो कुछ 500 पिक्सल्स। अब ये कुछ इस तरह से 500 पिक्सल्स काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारे पास वो 300 ही ओके है, ठीक हो गया जी, यहाँ तक ठीक है। स्टाइलिंग हमने की हुआ है, इसको मैच कर लेंगे। लेकिन देखें यहाँ पे आप लोगों का जो मैपिंग का कॉन्सेप्ट था और किस तरह से आप अपनी CSS को यूज़ कर सकते हो और किस तरह से आप अपनी HTML को यूज़ कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट कैसे यूज़ कर सकते हो, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट अब आपको होप्सो जो है रिएक्ट की इस क्लास में क्लियर होंगे। जी क्लियर है यहाँ तक सबको? यस मैम क्लियर है। ठीक है। अच्छा सदाम, आपने मेरे साथ वो इमेजेस शेयर की हुई हैं? जी हाँ। अच्छा ज़रा टेक्स्ट ड्रॉप करें आप ताकि मैं देखूँ आपकी चैट में कहाँ पे हैं वो इमेजेस, फिर आपका वो इशू रिजॉल्व करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे इशू क्या आ रहा है आपका, ये जो आपने लिखी है हेडिंग नहीं विजिबल है, जो H1 की हेडिंग लिखी है ये विजिबल नहीं है। जी जी मैम, ये हेडिंग का इशू आ रहा है, हेडिंग जो है ना वो नहीं आ रही, प्रिंट नहीं आ रही। ओके, इम्पोर्ट स्ट्रिक्ट मोड फ्रॉम रिएक्ट, और यहाँ पे आपके पास इम्पोर्टेशन तो है, इसकी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं आप, अभी लैपटॉप पे हैं? नहीं मैम, अभी तो नहीं हूँ लैपटॉप पे, नेक्स्ट टाइम मैं करा दूंगा। अभी इसमें यही आप देख लें, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में आप समझा दीजिएगा। नहीं समझ में आ रहा है का क्या मतलब होता है,
मसला ये कि आपकी जो स्क्रीन है ना काफ़ी वो आउटपुट यहाँ पे ठीक है, लेकिन जो एरर वो डिस्प्ले करे वो हो सकता है एक टोकन का हो जो मैं देखना चाह रही हूँ लाइव स्क्रीन में, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी डिस्टोर्शन है स्क्रीन में। कोमा आपने कोई ऐड किया हुआ है स्ट्रिक्ट मोड के बाद, मुझे ये लग रहा है आपने कोमा एक ऐड किया हुआ है, जो स्ट्रिक्ट मोड का क्लोजिंग टैग है ना, उसके बाद वो कोमा आप रिमूव कर दो, बस इतना सा आपके पास जी इशू है। जी, वो ठीक है। मैम वो मैंने हटा के भी देखा है, फिर भी ऐसे ही आ रहा है। और मैंने लेकिन मैंने मुस्तफ़ा की भी। मैं वही कह रही हूँ ना कि आपके पास जो आउटपुट डिस्प्ले है ना, जो आपका एरर मैसेज आ रहा है वो स्कोमा का आ रहा है, टोकन का, अनएक्सपेक्टेड टोकन का। तो अब आप स्क्रीन शेयर कर दो तो फिर मैं देखूँ ना कि क्या आप उसको रिमूव करके क्या फिर इशू शो कर रहा है। आपने जो मुझे आउटपुट भेजी है वो आपके पास उस कोमा का जो एरर मैसेज है वो उस कोमा की वजह से आ रहा है। उसके बाद जब आपने कोमा रिजोल्व किया तो फिर क्या आउटपुट विजिबल थी? सेम यही आउटपुट थी। नहीं मैम, फिर तो फिर को बिल्कुल वो ब्लैंक ही आ रही थी। तो आपको कंसोल ओपन करना था ना, और यहाँ पे ना ज़रा यहाँ पे चल के इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, ये जो मेन डॉट जेएसएक्स की फाइल ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लें कुछ ये। अब देखिए यहाँ पे ना अपनी क्रिएट रूट डॉट डॉक्यूमेंट अगर सब चीज़ें ओके हैं तो फिर आपका आई थिंक तो इस तरह का कोई इशू आना नहीं चाहिए था। वेल ये जो आपने इशू भेजा ना मुझे, ये आपका अनएक्सपेक्टेड टोकन की वजह से आ रहा है, और वो आ भी आपकी मेन वाली फाइल में रहे, बाकी सब चीज़ें इसमें ओके हैं। अच्छा आप मैम, ये लैपटॉप पे ज्वाइन वर्जन कर की सकते वजह हो से अभी? नहीं मैम, अभी तो नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। चलो वरना ठीक ज़रूर है। ये करा के आज इशू इशू रिजॉल्व करा लेता, नहीं तो। ठीक है, अच्छा कल की क्लास जो भी नेक्स्ट आपकी क्लास होगी उसमें फिर आप ज्वाइन करना और मुझे बताना क्या इशू है। अच्छा जी, यहाँ पे दानियाल आपको इशू आ रहा है रिएक्ट जस्ट इंस्टॉल करने में? क्या इशू आ रहा है रिएक्ट इंस्टॉल करने में? जी दानियाल, आर यू प्रेजेंट? प्रेजेंट है आप? मैम, मेरे पास जो है ना वो वर्जन पुराना है रिएक्ट का, इसकी वजह से तो नहीं हो सकता ये। नहीं क्योंकि इसका इशू मुस्तफ़ा नहीं ने है। यूनिक कोड लगाया तो मुस्तफ़ा के पास चल रहा था। नहीं बेटा, इसका इशू नहीं है आपका, जो है अगर ये वर्किंग कर रहे हैं ना, वर्जन का इशू नहीं है, वो एक टोकन अनएक्सपेक्टेड है, वो जो एरर आपका आ रहा है ना वर्जन की वजह से नहीं आ रहा। कोई आपने इशू किया होगा आई थिंक सो, दूसरी फाइल्स में कुछ डिलीट नहीं किया होगा, वो मैं देख के बता सकती हूँ ना, इन दो इमेजेस से तो नहीं डिस्प्ले होगा। जो आपने नहीं नहीं, कोड शेयर ओके मैम, किया है ना वो ओके है, उसमें कोई इशू नहीं है। चलो सही है मैम। उम्म, हाँ जी, आप पिक शेयर करें ज़रा। अच्छा हम रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉप करें, रिकॉर्डिंग अभी लंबी हो रही है।